तो या तो आगे क्या होगा, कुछ प्रबुद्ध लोग सोचते हैं, या इंडस्ट्री वाला जब इंडस्ट्री लगाता है तब ये सोचता है जो मैंने आज इंडस्ट्री लगाई 10 साल बाद इसका उपयोग कैसे। वित्त मंत्री महोदय का काम अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने का नहीं है, ये काम इंडस्ट्री वालों का, ये काम सर्विस प्रोवाइडर्स का, ये काम तीन ही लोग, ये काम किसानों का। बजट का सीधा मतलब है कि क्या वो आखिरी व्यक्ति है उसको रोटी मिलेगी, क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैं क्या करूँगा साहब। हर कीमत पे चाहे कुछ भी हो, बरेली बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और न्यूज़ टुडे नेटवर्क के खास कार्यक्रम अर्थचक्र में आपका स्वागत है। हमारे इस पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी एक छोटे से व्यवसाय से लेकर आज उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो खड़ी की है, वहाँ तक वो कैसे पहुँचे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि सबसे पहले हम बजट पर बात कर लेते हैं। तो बतौर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बतौर एक व्यापारी, कैसे देखते हैं आप, कितना ये प्रभावी है और भारत को एक समृद्ध भारत की ओर ले जाने के लिए कैसे? अब अगर हम बजट की ओवरऑल बात करें, हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की बात करें, तो इस बार पहली बार मुझको लगता है कि बड़े इंडस्ट्रीज की जो सोच होनी चाहिए उस प्रकार की सोच रख की बात की। 25 साल का के व्यू की बात करी, 25 साल बाद भारत कैसा होगा इसके बारे में सोचते हैं। या तो आगे क्या होगा, कुछ प्रबुद्ध लोग सोचते हैं, या इंडस्ट्री वाला जब इंडस्ट्री लगाता है तब ये सोचता है जो मैंने आज इंडस्ट्री लगाई 10 साल बाद इसका उपयोग कैसे होगा। मैंने पहली बार जीवन में देखा कि इतने उच्च स्तर पर वित्त मंत्री महोदया ने 25 साल आगे तक की के लिए हमारे लिए क्या कहते हैं एक प्लान बना के दिया। जैसे हम अपने प्रोजेक्शन डालते हैं कि इस साल ये प्रोजेक्शन होगा, अगले साल ये होगा, तो उन्होंने प्रोजेक्शन लिया और उसके तहत सबसे पहले तो जो गति शक्ति वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंड्रेंसेज यही दो, एक कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था तो जैसा आपको मालूम है कि इस वक्त ये तो दिक्कत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, एकदम टॉप मोस्ट हो गई है। तो फ्री फ्लोइंग की बात कर रहे हैं कि आप रेलवे से जहाज़ जोड़ रहे हैं, जहाज़ से नदी जोड़ रहे हैं, नदी से ट्राम जोड़ रहे हैं, ट्राम से मतलब लोकल ट्रेन जोड़ना है, सब जोड़ना है। तो जितनी ज़्यादा तेज़ होगा ये, इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, तो आपके काम करने को ईजीएस्ट बनाने का काम हो रहा है। और ये सबसे खर्चीला काम है। इतने बड़े खर्चे को ढोने की, इतने बड़े खर्चे को लेने की जो उन्होंने हिम्मत की है, इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बंद है। वित्त मंत्री महोदय का काम अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने का नहीं है, ये काम इंडस्ट्री वालों का है, ये काम सर्विस प्रोवाइडर्स का, ये काम तीन ही लोग, ये काम किसानों का है। तो किसानों के मोर्चे पे भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। 2.17 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की बात की। लगातार इस बात पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि इंपोर्ट कैसे कम हो। और हम वैसे भी इस साल हमारे यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट हुआ है बढ़ा है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। तो जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ पर कमी रह गई, हर उस सेक्टर पे उनका ध्यान गया है। अगर जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दिखावटी वाली, एकदम दिखावटी बात नहीं, बिल्कुल दिखावटी नहीं, बिल्कुल जो सख्त से सख्त निर्णय हो सकते हैं वो सख्त से सख्त निर्णय लेने की कोशिश की। और बहुत बहुत बलशाली जो लोग होते हैं, बहुत जिनके अंदर इंथुसिज्म होता है, वो इतना बोल्ड डिसीजन ले पाते जितना बोल्ड डिसीजन लिया। जैसे आप, मैंने आज पढ़ा कि इतने लाख करोड़ का डेफिसिट है, इतने लाख करोड़ का इनकम कम है इन कंपेयर टू द एक्सपेंसेस। तो भाई इतने लाख करोड़ रुपए की डेफिसिट, मतलब खर्चे के बाद, मतलब इतना खर्चा ज़्यादा होगा, उसको लेते हुए भी इतना बड़ा बजट बनाना, 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट से उधार लेना, ये उसके बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे लगता है कि जैसे विकसित देशों में जिस प्रकार से इकोनॉमी चलती है, वैसे शायद हम उस इकोनॉमी की तरफ बढ़ चलें। लेकिन एक आम आदमी जो होता है उसकी अपेक्षा होती है कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें छूट मिल जाए, या फिर जो छोटी ज़मीनी बातें हैं उसको कहीं ना कहीं। नहीं श्रीमान जी, ये राष्ट्र का बजट है, ये किसी आदमी का बजट नहीं है, मेरे आपके घर का बजट नहीं है, इनकम टैक्स का बजट नहीं है। भाई इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रूल होता है। ये तो आप उस बात को, भाई मैं भी कर रहा हूँ कि ये मानसिकता हम लोगों के अंदर डाल दी गई कि ये तो इनकम टैक्स का है, एक्साइज का है, इसका ड्यूटी। भाई इसकी बात ही नहीं करी है। वो तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मुझको इतने पैसे खर्च करने हैं। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक्सपेंसेस दिया, मुझको अपने डेवलपमेंट पे कितना पैसा करना है, एसेट पे कितना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना करना है, मुझको अपनी सेफ्टी पे, डिफेंस पे कितना, इतना खर्च करना, उसमें से कितना मुझे ईजिली मिल सकता है। और जो मेरे को कमी है, उस कमी के लिए मैं कहाँ से बोरोइंग करूँ।
एक इंडस्ट्री वाला भी तो करता है। मैं एक इंडस्ट्री वाला हूँ कि मैंने सोचा कि मुझको प्लांट लगाना है, मान लीजिए 1000 टन का, तो 1000 टन में मेरे पास कितना पैसा है, बैंक कितना देगा, कौन कितना देगा, कहाँ से सब्सिडी आएगी, कहाँ से आएगी, 1 साल में उसको कैसे चुकाऊंगा, 2 साल में कैसे चुकाऊंगा, इसकी बिक्री कैसे आएगी। तो ये एक बिल्कुल उसी परव्यू में वो लगातार सोच रही हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर, मेरी अकल के हिसाब से तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं सोचा उद्योगों को ये बिल्कुल अजीब बात है कि हमारा टैक्स कम कर दो। हमारा वो है ही कितना है, 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसमें भी 90% जो है वो 10,000 से कम टैक्स देते हैं। उनकी बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, 135 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, और आप 135 लाख करोड़ से जो है 1 करोड़ लोगों के लिए ले आए, तो क्या 1 करोड़ लोगों को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया? बिल्कुल नहीं। बजट का सीधा मतलब है कि क्या वो आखिरी व्यक्ति है उसको रोटी मिलेगी, क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैं क्या करूँगा हम क्या करें। तो एक जो घर के एक बुजुर्ग का काम होना चाहिए, जो घर के सबसे होशियार व्यक्ति काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो उस दिशा में काम किया। और इतने बड़े डेफिसिट के बाद, इतने बड़े खर्चे के बाद, और टैक्स नहीं लगाया, ये अपने आप में मिरेकल से करनी है। मतलब वरना तो हमेशा होता था किसी भी क्षेत्र में कोई खर्चा बढ़ता था तुरंत टैक्स आता था, कभी सेस आता था, कभी कुछ आता था, वो नहीं हुआ। हमें इस मायने में इसको देखना चाहिए कि उन्होंने किसी पे बर्डन नहीं डाला। उन्होंने तय किया कि जो काम गवर्नमेंट के करने के हैं, जो बड़े काम है वो स्वयं करें, और जो हम लोगों के काम है उसे करने के लिए ईजीनेस दें, सहूलियत दें। सरकार लगातार दावे करती है निवेश मित्र जैसा पोर्टल लेकर आई है, या फिर इस तरह के दावे किए जाते हैं कि एकल विंडो सिस्टम से जो उद्योगपति या व्यापारी हैं उनकी जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसको दूर करने के प्रयास। मैं माननीय अब्दुल कलाम साहब की एक मीटिंग में लखनऊ गया था, जयपुरिया कॉलेज ने बुलाई थी, तब भी हम लोगों ने उनसे ये पूछा कि साहब इतना भ्रष्टाचार है, इतना ये कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे उनकी बात अभी भी याद है, अब्दुल कलाम साहब की। तो सबसे डेड ऑनेस्ट थे और एक बहुत बड़ा सोच रखते थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उस दिन मिट सकता है, ये सब बातें उस दिन मिट सकती है जिस दिन आप अपने आप को ठीक करो। तो हमारे यहाँ जो भी हमारे 500 साल की विरासत में जो गुलामी मिली, कुछ मिली, हम लोग अपने लिए सोचने लगे, देश के लिए नहीं। आप बताओ भ्रष्टाचार से मतलब क्या? नियम बने हैं, कानून बने हैं, आपको जल्दी लाइन में लगना है, इसलिए क्या कहते हैं आप उसको पैसा दे रहे हो, या आपको गलत काम करना है तो आप पैसा दे रहे हो। तो क्या ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि ट्रेन का टिकट मांगा हो, उसने आपसे कहा हो कि मुझे 20 रुपये ज़्यादा दो? जब आरक्षण था तो जरूर कहता था कि नहीं साहब मुझे नीचे से 200 रुपये बढ़ा दो तो मैं आपकी सीट कन्फर्म कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही। ये कहना कि पोर्टल पे ये दिक्कत है वो दिक्कत, तो वो उसको भी बेचारे जिसने जो पोर्टल पे अफसर बना है उसको भी कुछ कमाना है। तो आपकी गलती करोगे तो कमाएगा, आप जैसे जैसे गलती करना बंद कर दोगे होता है। ये 5 साल 4 साल की पीरियड की बात है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप मान लो 4 साल बाद ये भ्रष्टाचार और रिश्वत और ये सब चीज़ें बिल्कुल भूल जाओ। आज तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया बात कह दी, बोले जो धन मिल जाएगा अनअकाउंटेड वो मेरा। अब ये भी परेशानी हो गई कि यार मैंने अनअकाउंटेड मैंने रख भी लिया तो 30%, 35%, 50% काट के समायोजन नहीं हो पाएगा। तो फिर वही बात कि कहाँ घाव है, कहाँ रोग है, उस पर लगातार कर रही है। लेकिन आप ये कहें एक ही दिन में सारा निरोग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता किसी भी। मैं अपनी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मुझे उस 14 साल हो गए, 14 साल में कितनी बार गिरा उठा, लेकिन अगर मुझ में जिद है तो मैंने अपनी इंडस्ट्री को जहाँ लाना था वो ले ही आया। मतलब आप मानते हैं कि बतौर उद्योगपति आप पहले जो उद्योग लगाना जितना कठिन था, अब पिछले 5 से 10 सालों में हर कार्य कठिन है और बहुत सरल है अगर आप उस कठिनाई को नज़रअंदाज करने की आदत डालते। कोई दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं, ऐसा कोई काम मुझे बताओ जिसमें सपने देखने के अलावा ऐसा कोई काम बताओ जिसमें क्या कहते ताकत नहीं लगती, हर जगह तो एनर्जी लगती है। तो कठिन कुछ नहीं होता। आपने कितना बड़ा काम लिया, कितना टफ काम लेते हैं, ये आपकी पोजीशन बनाता है। जो जितना बड़ा आदमी है उतना ज़्यादा टेंशन रहता है, उतना ज़्यादा मेहनत करता है। उसको कोई भगवान ने 8 पैर और 8 हाथ थोड़ी दिए थे, उसे भी 4 पैर जा दिए। कुछ परिस्थिति, कुछ उसका दिमाग, कुछ समय, कुछ उस वक्त का वातावरण, सब मिला के। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार की नीतियाँ और रीतियाँ पिछले 5 से 10 साल में ऐसी रही हैं कि उद्योगपति पहले से ज़्यादा अपने आप को, आप ये मान के चलें कि जो लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि वो कानूनों का पालन करेंगे, उनके लिए नीतियाँ बहुत लाजवाब हैं, बहुत लाजवाब है। अब जो नीतियाँ बनी हैं वो उन लोगों के लिए कष्टदायक है जो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से काम नहीं करना चाहते। उनके लिए बिल्कुल सही बात है कि रिश्वत के रेट भी 5 गुने हो गए या 10 गुने हो गए, 50 गुने हो गए, लेकिन अल्टीमेटली सुकून तो आपको तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट के बनाए हुए असूलों के हिसाब से चले। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मैंने पूरे 50 साल में नहीं देखा कभी ऐसा
कि दिक्कतें ना रही हों। हमेशा दिक्कत, रिश्वत, ये बिल्कुल सामान्य है एक इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंडिचर है जैसे मुझे सैलरी देनी है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता कि मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी तो मैं ये काम छोड़ दूँ। मुझे तो काम करना ही है। अब उस काम करने के लिए अगर रिश्वत देनी है, रिश्वत दे के काम कर ले जाऊँगा तो ठीक है, और वरना वो काम ही नहीं होगा तो जो उसमें एक्सपेंसेस हो गए वो कहाँ दूँगा। तो सबका अपना अपना व्यू है। मेरा रिश्वत के मामले में व्यू अलग है कि वो तो वो एक चिकनाई है कि भैया जहाँ ज़रूरी है वो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका टाइम लॉस कर देंगे। जो आपका काम करने का जो तरीका है, जो आपकी सोच है या जो स्पीड है उसको डाउन कर देंगे। तो इसका मतलब आप तो मोबिलाइजेशन तो के लिए, और ये पूरे वर्ल्ड में हमने सब जगह पढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम कहीं बड़े स्तर पे है कहीं छोटे स्तर पे है। राजतंत्र से लेके आज तक एक पीरियड मुझे वो बता दो जब ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और ये सब ना होता रहा। अच्छा, कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं होती, तो इस बजट से आपकी और क्या अपेक्षाएं थी जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई? मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्रीज़ के नाते जो सबसे बड़ी बात थी इलेक्ट्रिसिटी की, सबसे बड़ी बात थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, या जो लोग नहीं मिल रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, तो जितने प्रकार की विद्याएं हमारे यहाँ जितनी ज़रूरतें थी, मुझे लगता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया हो। लेकिन ये कि ये चीज़ पूरी हो गई, अगले साल तक फिर नई चीज़ें आ जाएंगी, फिर अगले साल कुछ और नई चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो एक चक्र है। हर साल कुछ नए तरीके की चीज़ें आती हैं, हर साल कुछ नए तरीके की चीज़ों का इलाज होता है। अब किसी को पता तो था नहीं कि कोविड आ जाएगा। अर्धजीवित क्या कहते हैं वो वायरस जो आ गया उसने सब बता दिया, लेकिन करने वालों ने क्या करा, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू हो गया। ये डिजिटल की बात तो कोविड की देन है भाई, वरना कौन सोचता है। हर चीज़ जो भी है जो है हाँ, आप उसमें अच्छाई ढूंढिए। हर चीज़ में एनर्जी है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। उस नेगेटिव एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की आपकी क्षमता है, क्योंकि एनर्जी नेवर डाइज, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो बजट से अब दूसरे विषय पर आते हैं। आपकी जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं कि चूँकि इस वीडियो को करोड़ों दर्शक देखेंगे तो जानना ही चाहेंगे कि आपने एक बहुत छोटे से कारोबार से शुरुआत की थी और आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप ITC जैसी कंपनी को कम्पीट करने की नहीं, कम्पीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनके तक उनको देख पाऊँ, इतना मेरा कद हो जाए कि उनके कदमों को अगर देख लूँ तो इसी में बहुत होगा। जो मुझसे आगे बढ़ गए हैं मैं उनको कम्पीट नहीं कर सकता। ITC को कम्पीट करना तो ये तो फिर कौन से होते हैं सपने, किसके कौन सपने देखते हैं उनकी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ITC के कुछ चीज़ों को अपने आप भी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। ITC के में जो सैलरी स्ट्रक्चर है उस सैलरी स्ट्रक्चर का 50% या 75% हम अपने यहाँ के लोगों को दे सकें। ITC की जो क्वालिटी है उसको पकड़ सकें। तो कुछ जगह उसको 100% पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ जगह 50% पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ जगह 25% पकड़ने की सोचें। लेकिन ITC को जीत नहीं सकते, लेकिन ITC को अपना आदर्श बना सकते हैं। अगर कोई मैं किसी से कुछ सीखना चाहता हूँ तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि वो है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँ कि ITC जैसी कंपनी जो तंबाकू में थी, आज उसने फूड में एक अपना एक स्तर बनाया। एक बहुत बड़ी बात होती है, अडानी जो कुछ नहीं था आज कितना बड़ा स्तर बनाया। तो मुझे तो उनकी अच्छाई देखनी है। जो गलती उन्होंने करी वो देख के भूल जाना है, और जो अच्छाई करी उनकी टांग पकड़ के धीरे धीरे चलना है। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से BL एग्रो इस समय लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रही है और कैसे एक छोटी देखिए, मैंने मतलब छोटी सी कंपनी नहीं है। हमने भी जब आए थे पॉलिश पढ़ के तब सबसे पहले हमने देखा कि एक तेल कारोबारी के नाते हमें हमारे व्यवसाय को उतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता जैसे और लोगों का सम्मान होता है। कोई काला बाजारिया कहता है, वटतोलिया कहता है, कुछ कहता है, मिलावटिया कह देता है। मतलब तरीके की बात थी। यंग थे, ग्रेजुएट थे, साइंस ग्रेजुएट थे। तो ये सोचा क्यों कहाँ गलती हुई है। तो लगा समाज में हर चीज़ झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य भी है, अर्ध सत्य है। तो भाई जिस चीज़ में बुराई उसको छोड़ना शुरू करो। सपोर्ट नहीं मिला, धीरे सपोर्ट मिला, फिर गिरे फिर बढ़े, लेकिन हमने तय कर दिया हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं, बस बोली थी। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने तेल मिलता ही नहीं था। और उस ज़माने में जब क्वालिटी की बात करते थे तो तेल मिलता नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे तेल के लिए लोग पर्ची लेके आते थे, उस ज़माने हम क्वालिटी की बात करते थे तो कई बार डांट भी खाए अपने पिताजी ताऊ से, यार बेवकूफ़ी की बातें करते हो। तभी हमने छोटी सी एक लैब लगाई, उससे क्वालिटी चेक करी। ये देखा कि कानून की किताब में उस वक्त प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट होता था, ये क्या कह रहा है। वो कोई उस किताब में जो सेक्शन है, जो बात लिखी है, वो हज़ारों वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के बाद लिखी। उन पे चलना शुरू करा, कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। वो जो किताब कह रही है, वो जो कानून कह रही है, उसका कैसे पालन हो सकता है, मैक्सिमम फुल भी नहीं, उसकी तरफ चलते गए और सफलता अपने आप मिलती। कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको ले लिया। जो चीज़ नहीं आई, जो चीज़ बेटर लगी कि कुछ बेटर हो रहा है, इससे कुछ अच्छा लगेगा, उस पर चलते चले गए और
कंपनी बन गई। आपके द्वारा इस समय स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें स्किल डेवलपमेंट में हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष शर्मा साहब चीफ एडवाइज़र हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमको जो है एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिल रहे, उसमें हमारी मदद करिए। तो वो 1 साल से लगे हुए हैं और बड़ी अजीब बात है कि 2000 लोगों से ज़्यादा का इंटरव्यू लेने के बाद वो 100 लोगों को भी सेलेक्ट नहीं कर पाए जो अच्छे से अच्छी जगह के पोस्ट के लोग हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम क्यों नहीं, क्या कहते हैं, हम दिन भर दूसरों की तरफ क्यों देखते रहें कि वो बच्चे बढ़िया पढ़ाएंगे, बच्चे बढ़िया होंगे, वो ये होगा। वास्तविकता तो ये है कि हमारा काम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और कॉलेजेस का काम एम्प्लॉयबल स्टूडेंट से लेकर। लेकिन अगर यही हम सोचते रहें तो धीरे धीरे हमारी फैक्ट्री फेल हो जाएगी। हम तो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहे, लेकिन जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझने वाले बच्चे नहीं होंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तो हम कैसे काम करेंगे, अकेले तो कर नहीं सकते। तो हमारे मन में ये बात आई, हमने उनसे रिक्वेस्ट की। वो RMA के भी प्रेसिडेंट हैं, वो IIM काशीपुर से भी जुड़े हुए, बहुत सारी संस्थाओं जुड़े हुए। हमने कुलपति महोदय को भी अपनी वेदना बताई, उनसे भी रिक्वेस्ट की। तो हमने तय किया कि जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, BTech हो जाएंगे या BSc हो जाएंगे या अकाउंट्स में होंगे, जो CA नहीं बने, CA इंटर हुए, ऐसे सभी प्रकार के बच्चे जिनका हमारे यहाँ कोई ना कोई रोल है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो काम कर सकते हैं, ऐसे सभी प्रकार के कार्य करने के सिखाने के लिए एक बड़ी वर्कशॉप डालेंगे। और मन में यह है कि 500 बच्चों को तो कम से कम पढ़ाएं। अब 500 का टारगेट लेके चले हैं तो है नहीं पूरा हो जाए, 500 ना मिले, 200 मिल जाए, 250 मिल जाए, 100 मिल जाए, 400 मिल जाए, जो मिल जाए। तो उसको बस सिर्फ यह है कि वो जो बच्चा जिसको आपने कहा कि पढ़ लिख के आ गया बेकार है, ये उसको हम बेकार से कारगर बनाना चाहते हैं। आप जब कहते हो कि वो एम्प्लॉयमेंट लायक नहीं है तो ये मन को दुख देता है, उस कॉलेज वाले को भी दुख देता होगा, सभी के लिए दुख है। अब वो बच्चा है, उस पर एनर्जी है, यूथ है, लेकिन आपने कह दिया कि अनएम्प्लॉयबल है। तो ये अनएम्प्लॉयबल कह देने से तो समस्या का समाधान नहीं, तो उसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए। तो 500 बच्चों के लिए डॉक्टर मनीष शर्मा बहुत विजनरी हैं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी। डॉक्टर स्वतंत्र देव साहब से हमने रिक्वेस्ट की, ठीक है हम आपके साथ कंधा से कंधा लड़ाई मिला के चलेंगे और 500 बच्चों को एम्प्लॉयबल करेंगे। वो ऐसा नहीं है BLO को चाहिए, वो BLO में रहें, वो दूसरी परसारिक इंडस्ट्री में रहें, वो किसी थर्ड इंडस्ट्री में जाएँ, कहीं जाएँ, लेकिन वो एम्प्लॉयबल हो गए। तो हमें लगता है कि जो इंडस्ट्री की सेवा करने का जो दायित्व ईश्वर ने हमें दिया, उसके साथ ये एडिशनल काम है। अब उम्र की तकाजा है, आगे 10 साल की उम्र बची, तो उस 10 साल में हम ऐसे ही कुछ कर जाएं कि इस बरेली में 50, 100, 1000 कुछ इंडस्ट्री चलाने वाले लोग या जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनमें काम करने वाले लोगों को अभी हम अगर बने तो हमें लगता है जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी बात होगी सामाजिक सरोकार की। अब जीवन नहीं, सामाजिक सरोकार नहीं, इसमें कोई सामाजिक सरोकार नहीं, मैं कोई जनसेवा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ इट इज़ अ नीड ऑफ इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ, कोई क्या कहते हैं आपको, वो समाज सेवा कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ वो बच्चे आएंगे, वो पढ़ेंगे, मेरे आएंगे, मेरी प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरे बगल की फैक्ट्री बढ़ेगी, नहीं मेरे बगल की फैक्ट्री बढ़ेगी, उसमें तेल ज़्यादा खर्च होगा तो मेरा फिर तेल बढ़ेगा, मेरे यहाँ और फैक्ट्री लगेगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, फिर मेरा तेल बढ़ेगा। मतलब हर कीमत पे चाहे कुछ भी हो, बरेली बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा, कुछ भी बढ़े, कोई बढ़े, आप बढ़ेंगे तब भी मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं अपने बढ़ने के लिए कर रहा हूँ। कोई निस्वार्थ सेवा नहीं, बिल्कुल स्वार्थी सेवा है। और स्वार्थी सेवा के बीच में ये मैंने ये टास्क लिया है। अगला कारोबारी लक्ष्य क्या है? अगला कारोबारी लक्ष्य, चूँकि मैंने तो अपने आप को कन्फाइन कर दिया रिफाइनरी पे। आई एम नॉट MD ऑफ द BL एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाउ, मेरा बेटा देखता है, लेकिन उसने अभी करीबन 84 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो किचन में यूज़ होते हैं वो है। और हमें लगता है 2024 तक का किचन में जितनी प्रकार की चीज़ों की आपकी आवश्यकता होगी वो सब हम देंगे। और टैगलाइन है प्रकृति से रसोई तक थ्रो साइंस। सब कुछ तय करके गृहिणी के पास गया, पैकेट ने खोला, बढ़िया चावल बना लो, बढ़िया दाल बना लो, बढ़िया हींग, बढ़िया सौंफ, बढ़िया अचार, जो बढ़िया पापड़, बढ़िया मंगवाड़ी, जो उसको चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में सब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सब नौकरी भी जाएंगे, तो वो अब हमारी माँ की तरीके से दाल बीनने का, गेहूँ छानने का, गेहूँ हाथ से भी, ये कुछ नहीं होगा। सब रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है, सब रेडी टू। डिजिटल की जब बात तो आप करते हो, लेकिन जब तो ये भी तो डिजिटल हो गया ना, रेडी टू ईट। उनने पैकेट खोला लिया और एश्योर करना उसको कि जो चीज़ भी प्रकृति ने जैसी बनाई है उसको बेस्ट फॉर्म में हम आपके घर तक मुहैया कराएं। अब आपको उसमें कंकड़ नहीं चाटने, आपको उसमें कीड़ा नहीं देखना, ये कुछ नहीं, ये सब काम हमारा।
तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कुछ कोई करेगा इस काम को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। दूसरा, उस गृहिणी के लिए सुविधा हो गई कि वो अपने जिस भी काम के लिए वो जो पे जा रही है उस पर बेटर कर सके। वो गृहिणी ज़्यादा काम करेगी तो फिर देश की जीडीपी बढ़ेगी, फिर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो फिर हमारा तेल बिकेगा। मतलब आप इसमें ये तो चक्र है कि तुम बढ़ो, तुम्हारे बढ़ने से हम कैसे बढ़ेंगे, ये तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है। ये इसको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए किस तरह से व्यवस्था करते हैं? उसके लिए हमने लैब बनाई है, रोहिलखंड लैब एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव उसमें हेड है, और बाकी भी उसमें आज 48 बच्चे हैं, ये मिनिमम एमटेक MSc या डॉक्टरेट करके आए हैं, वो बच्चे हैं। वो देखते हैं जो बात किताब में लिखी है। अब FSSAI आ गया, जो किताब में लिखा है कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, वो तो हम करते हैं। उसके अलावा भी लगातार रिसर्च करते जा रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि और क्वालिटी बेटर कैसे हो सकती है। तो उसके लिए दाल तिलहन मिशन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर महोदय आई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। तो लगातार IVRI में कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग आए जिनके पास दिमाग है, जो लोग इंटेलेक्चुअल है, जो ये समझते हैं, और उनके दिमाग के जो जिस्ट है उसे कैसे कॉमर्शियल शेप दिया जाए, उस पर लगे। तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और बाकी इसकी मर्जी है, वो जब तक कराएगा तब तक करें। ठीक है, न्यूज़ टुडे नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये बहुत धन्यवाद। उद्यमी घनश्याम खंडेलवाल जी, जो लगातार बरेली में BL एग्रो को लगातार ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ सामाजिक सरोकार कह लीजिए या फिर अपना स्वार्थ कह लीजिए, लेकिन बच्चों को स्किलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं या तमाम जो व्यापारिक संस्थान हैं, उनको जो उनके कर्मचारी हैं वो न केवल पढ़े लिखे मिले बल्कि स्किल्ड भी मिल सकें। धन्यवाद।